बच्चों, आज हम आपको हेलोएरिन के बनाने की विधि बताएंगे। जैसे कि हम इसके पहले हेलोएरिन के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि हेलोएरिन क्या होता है, हेलोएरिन यौगिक क्या है और इनकी क्रियाएं किस प्रकार की होती है, इनसे किस प्रकार के यौगिक हम निर्मित कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो एरीन है वो एरोमेटिक यौगिक है और उसके साथ यदि हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहेंगे हेलोएरिन। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो इसमें हेलोएरिन में दो प्रकार से अभिक्रिया होती है, जिसमें एक अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया है, दूसरी है नाभिक प्रतिस्थापित अभिक्रिया है। और नाभिक प्रतिस्थापित अभिक्रिया और साथ में आप देख सकते हैं कि पार्श्व प्रतिस्थापित अभिक्रिया है। तो उस आधार पर यदि हम हेलोएरिन के बनाने की विधि देखें तो सबसे पहले हम इसमें योगात्मक अभिक्रिया देख सकते हैं। पहली अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया। जैसे हमने इसके पहले आपको बताया था योगात्मक यौगिक के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक इसी तरह वैसी ही उसे हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा जो उत्पाद बनते हैं, जो यौगिक बनते हैं, उसे हम योगात्मक यौगिक कहते हैं। तो किस प्रकार से हमने आपको बताया था कि जब इसमें क्रिया होती है तो इससे बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है, ठीक इसी तरह इससे BH बनता है। इस प्रकार से ये संरचना हम आपको बता चुके हैं कि ये जो संरचना होगी जिसमें हम इसको लिखते हैं C6H6Cl6, ये संरचना होती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड की। ठीक इसी तरह यदि हम BHB की बात करते हैं तो इसे हम लिखते हैं C6H6Br6, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन का परमाणु जो है प्रतिस्थापित नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर आप देखिए इसमें डायरेक्ट नाभिक के साथ हैलोजन समूह जुड़ रहा है और ये योग क्रिया है, योगात्मक क्रिया है, इसलिए इसके द्वारा बनने वाला जो यौगिक होता है उसे हम योगात्मक उत्पाद कहते हैं या योगात्मक यौगिक कहते हैं। जब इसे हम बनाते हैं तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्रिया करते हैं और डायरेक्ट क्रिया करने के लिए बेंजीन के साथ, जब हम बेंजीन की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ करते हैं और यहाँ पर क्लोरीन गैस के 3 अणु भाग ले रहे हैं और ये भाग ले करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि यहाँ पर उपस्थिति अनिवार्य है, जब तक आप कोई भी उपस्थिति के रूप में, उपस्थिति की सहायता से यदि कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं तो वह अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती। चाहे आप इसमें पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति हो, मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें हों उपस्थिति के रूप में, तभी क्रिया होगी। यदि ये सूर्य का प्रकाश या फिर अल्ट्रावायलेट किरणें यदि उपस्थित नहीं है तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो हमको बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त हो रहा है या बेंजीन हेक्साब्रोमाइड हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसे बनाने के लिए हमें बेंजीन पर क्लोरीन गैस की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या फिर अल्ट्रावायलेट किरणें या पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो उस परिस्थिति में यहाँ पर जो हमें उत्पाद मिलता है वो इस प्रकार का हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं इसे CHCl इस प्रकार से। तो ये जो CHCl है या बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है इसे हम कहते हैं गैमेक्सेन इसका नाम है। और ये एक कीटाणुनाशी है, इसे हम बोलते हैं कीटाणुनाशी, क्योंकि जैसा आपने सुना है कि जो DDT होता है, DDT का नाम आपने सुना होगा, तो जो DDT है वह भी कीटाणुनाशी है, लेकिन उससे कई गुना अधिक प्रभावशील जो होता है वो है यहाँ पर गैमेक्सेन या इसे हम कहते हैं BHC। यदि हम BHC की बात करें या बेंजीन हेक्साक्लोराइड की बात करें तो जो भी यहाँ पर क्लोरीन के द्वारा बेंजीन की क्रिया से जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जो कि प्रभावी या शुद्ध रूप में होते हैं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो ये 4 प्रकार के जो कीटाणुनाशी हमको प्राप्त होते हैं और ये शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ये इन्हीं शुद्ध अवस्थाओं में, क्योंकि ये गामा जो अवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है गैमेक्सेन के रूप में या BHC के रूप में, जो कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ये गैमेक्सेन जो कि एक कीटाणुनाशी के रूप में DDT से ज़्यादा प्रयुक्त माना जाता है, DDT से ज़्यादा उपयुक्त है। ये जो यौगिक है, ये यौगिक आजकल DDT के स्थान पर उपयुक्त किया जा रहा है,
कीटाणुनाशी के रूप में। जनरली हम DDT का नाम सुनते थे, लेकिन अब यह अनुपयोगी हो गया है, इसका उपयोग कम हो गया है। इसकी अपेक्षा आजकल गैमेक्सेन का उपयोग किया जा रहा है, और गैमेक्सेन को बनाने के लिए हमें इसको योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा निर्मित करना पड़ता है। इसके लिए हम जब बेंजीन पर क्लोरीन गैस की क्रिया सूर्य के प्रकाश या अल्ट्रावायलेट किरणों की या पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो बेंजीन के नाभिक पर डायरेक्ट क्रिया होती है और ये योग कर लेता है क्लोरीन समूह उसके साथ, और समूह उसके साथ क्रिया करने के बाद जो एक नया उत्पाद बना रहा है, नया यौगिक बना रहा है, उसे हम कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड या BHC, या इस दूसरा नाम जो चर्चित नाम है उसका नाम है गैमेक्सेन। आप यदि मार्केट में अगर आप लेते हैं तो मार्केट में आप गैमेक्सेन के रूप में इसे ले सकते हैं, जो कि एक कीटाणुनाशक है और जिसका उपयोग DDT के स्थान पर आजकल किया जा रहा है। तो यह एक योगात्मक अभिक्रिया है। तो इसके स्थान पर आप दूसरा लिख सकते हैं C6H6 Br6 भी लिख सकते हैं। तो इस आधार पर इसे हम कहेंगे, ये जो बनाने की विधि है उसमें सबसे पहली अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है प्रतिस्थापित अभिक्रिया। प्रतिस्थापित अभिक्रिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिस्थापित अभिक्रिया है ये दो प्रकार की होती है, या यौगिक जो है दो प्रकार के होते हैं। एक जो यौगिक है या एक जो अभिक्रिया होती है इसका नाम है नाभिक प्रतिस्थापित अभिक्रिया। तो नाभिक प्रतिस्थापित अभिक्रिया है, यहाँ पर डायरेक्ट नाभिक के साथ अभिक्रिया होगी। जब नाभिक में मौजूद जो हाइड्रोजन होगा उसको प्रतिस्थापित करके जब क्लोरीन समूह को उसमें अभिक्रिया कराई जाएगी, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं नाभिक प्रतिस्थापित अभिक्रिया। इसके आधार पर यदि हम लें तो इसमें सबसे पहली अभिक्रिया है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब भी बेंजीन के साथ हैलोजन की क्रिया होती है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हैलोजन है वो क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है। तो जब हम क्लोरीन के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर भी जैसे हमने इसमें बताया आपको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति चाहिए, यहाँ पर भी कोई माध्यम होना है। कोई भी माध्यम होगा तभी अभिक्रिया होगी, बगैर माध्यम के कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लेंगे हैलोजनीकरण क्रिया के लिए, यहाँ हमने बेंजीन लिया, बेंजीन में इसी प्रकार से आप रिंग भी ले सकते हैं और इसमें बंध एकांतरित क्रम में आप डाल सकते हैं। यदि इसकी क्रिया हमने ली और इसकी क्रिया हम क्लोरीन गैस से करा रहे हैं, तो क्लोरीन गैस से कराने के लिए हमें इसको जो ताप देना होगा वो बहुत कम ताप, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। इसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और साथ में जब हम इसमें अभिक्रिया कराएंगे तो ये अभिक्रिया होगी अंधेरे में। इसे हम अंधेरे में कराएंगे, इस अभिक्रिया को हम अंधेरे में कराएंगे, और साथ साथ इसमें हैलोजन वाहक कोई भी तत्व होगा। तो यहाँ पर हैलोजन वाहक मतलब इस हैलोजन को ले जाने के लिए, जैसे हमें यदि किसी दूसरे स्थान जाना है तो उसके लिए हमको किसी वाहन की आवश्यकता होती है, ठीक इसी तरह बेंजीन तक हैलोजन को पहुँचाने के लिए हैलोजन वाहक की आवश्यकता होती है, और ये हैलोजन वाहक आयरन होता है। आयरन मतलब Fe भी हो सकता है। दूसरा हैलोजन वाहक यहाँ पर है, आप एल्युमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम आयोडीन गैस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी रूप में आप इनका सहयोग लेंगे, मतलब ये हैलोजन वाहक का उपयोग करेंगे, और अंधेरे में क्रिया होगी, और कौन से ताप पर होगी? कम ताप पर, या 0 डिग्री सेल्सियस, इसे आप कम ताप भी कह सकते हैं। तो जब ये कम ताप पर अभिक्रिया होती है तो बेंजीन में जो क्लोरीन समूह है वो 2 स्थानों में अटैक करता है, 2 स्थानों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। 2 हाइड्रोजनों के नाभिक के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वहां पर उसे क्लोरीन समूह को डालेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो यौगिक हमको प्राप्त होगा वो इस प्रकार का प्राप्त होगा, इस प्रकार से क्लोरो प्लस यहाँ पर
Cl और ये होगा Cl। तो यहाँ पर आपको दो यौगिक हमको प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ मेटा पोजीशन हमको प्राप्त नहीं हो रही है, मेटा यौगिक हमको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमको दो यौगिक प्राप्त हो रहे हैं, एक आर्थो कंडीशन में है और दूसरा पैरा कंडीशन में है। तो इसे हम कहेंगे 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक इसी तरह इसका नाम होगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो रहा है ये दो पोजीशन में प्राप्त हो रहा है, लेकिन उपस्थिति किसकी है यहाँ पर? यहाँ जो उपस्थिति आप देखिए एक निम्नतम ताप है, निम्नतम ताप के साथ हमने अंधेरे में क्रिया की है और हैलोजन वाहक यहाँ पर मौजूद है। इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो हमें दो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, एक तो आर्थो यौगिक और दूसरा है पैरा यौगिक। पैरा यौगिक तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप हैलोजनीकरण क्रिया में आप जब क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कराएं तो हमें दो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। ठीक इसी तरह यदि हम ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएं तो जब हम ब्रोमीन के साथ भी क्रिया कराएंगे तो हमको इसी प्रकार का उत्पाद प्राप्त होगा जैसा कि हम इसमें प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आयोडीन के साथ क्रिया कराएं तो जब हम आयोडीन के साथ बेंजीन की क्रिया कराते हैं, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ हम यहाँ पर ये बेंजीन है, इसके साथ हम आयोडीन की क्रिया करा रहे हैं। तो जब हम आयोडीन के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो उस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर अच्छा एक बात और ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ पर जो दो क्लोरीन समूह हैं ये दोनों क्लोरीन समूह में एक तो ये प्राप्त हो रहा है और एक ये प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर आप देखिए HCl यहाँ से निकलेगा। यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो जब दो हाइड्रोजन निकलेंगे तो क्या होगा, यहाँ से HCl भी निकलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पर जब क्लोरीन गैस की इसके साथ क्रिया होती है, यदि यहाँ पर 2 क्लोरीन गैस के रूप में अगर प्राप्त हो रहा है तो चूंकि यहाँ पर एक तो आर्थो पोजीशन में हमको प्राप्त होगा या फिर पैरा पोजीशन में। ठीक इसी तरह जब हम बेंजीन की क्रिया आयोडीन से करते हैं, चूंकि यहाँ पर आप देखिए ये जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो कि एक ही दिशा में चल रही है। लेकिन जब हम आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो भी ऐसा ही उत्पाद प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम आयोडीन के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर आयोडीन के साथ क्रिया कराने से जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा वो उत्पाद होगा C6H5I प्लस यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 2 आयोडीन है, तो यहाँ पर यदि हम 2 क्लोरीन ले रहे हैं तो यहाँ पर 2Cl2 लेंगे और यहाँ पर आप यहाँ बताएंगे प्लस 2HCl। इस प्रकार से यहाँ आप 2Cl2 लिख लेंगे। यहाँ पर आप देखिए एक आयोडीन का अणु ले रहे हैं तो एक आयोडीन यहाँ से जुड़ जाएगा और दूसरा आयोडीन यहाँ पर मौजूद जो हाइड्रोजन होगा उसके साथ क्रिया करेगा, तो यहाँ होगा HI। इस प्रकार से तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए एक ही आयोडीन जो है बेंजीन समूह के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे बेंजिल आयोडाइड कहेंगे। इसका नाम होगा बेंजिल आयोडाइड। इसे हम बेंजील आयोडाइड कहेंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड निकल रहा है। लेकिन ये जो क्रिया है यहाँ पर जो हमने 2 चिन्ह बनाया है, ये 2 चिन्ह इसलिए बनाया है क्योंकि ये अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ये होता है कि जब बेंजीन की क्रिया जब हम आयोडीन से कराते हैं तो ये आयोडीन बेंजील आयोडाइड में बदलता है और बेंजील आयोडाइड पुनः अभिक्रिया करके बेंजीन और आयोडीन गैस में फिर से तब्दील हो जाता है या बदल जाता है। और जब ये बदल रहा है तो ये दोनों ही क्रिया एक दूसरे में परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पर जो हम उपस्थिति के रूप में पहले यहाँ पर हमने लिया है Fe, यहाँ पर हमने हेलोजन वाहक के रूप में लिया है, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। जब हम इसे चेंज करेंगे तो यह अभिक्रिया फिर जैसे कि हम इस अभिक्रिया में देख रहे हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी कि ये अभिक्रिया क्रिया करके जो उत्पाद बनाएंगे वो उत्पाद पुनः अभिक्रिया करके अभिकारक का निर्माण नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम जो माध्यम का उपयोग करेंगे वो माध्यम हम इस प्रकार दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए
अब आयोडीन की क्रिया आयरन की अपेक्षा हम दूसरे किसी माध्यम से करते हैं तो उस आधार पर यह अभिक्रिया जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में थी वो अनुत्क्रमणीय में बदल जाएगी। यहाँ हमने लिया बेंजीन प्लस I2 और यहाँ पर हम माध्यम के रूप में लेंगे HNO3 नाइट्रिक अम्ल या हम लिख सकते हैं पर आयोडिक अम्ल HiO3 का उपयोग करेंगे और इसकी सहायता से इसका ऑक्सीकरण किया जाएगा। जब इसकी सहायता से इसका ऑक्सीकरण किया जाएगा और यहाँ पर हम ले रहे हैं 2C6H5, यहाँ पर 2 बेंजीन के अणु ले रहे हैं और 2 बेंजीन के अणु जब आयोडीन गैस के साथ नाइट्रिक अम्ल या पर आयोडिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण करता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। तो यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे जो यौगिक हमको प्राप्त होगा वो होगा 2C6H5I प्लस H2 इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए हमने माध्यम चेंज कर दिया। पहले हमने यहाँ पर जो माध्यम लिया था उसे हमने चेंज किया क्योंकि ये क्लोरीन गैस के साथ और ब्रोमीन गैस के साथ क्रिया तो वैसे ही देती है कि यहाँ पर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन या 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन हमको प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब हम आयोडीन गैस के साथ क्रिया कराते हैं तो इसमें जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में परिवर्तित हो जाती है। तो इसे हमको बदलना है क्योंकि ये एक दूसरे में परिवर्तित होगी। अग्र अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया दोनों ही अभिक्रिया जब होती रहेगी तो उस कंडीशन में ये बेंजील आयोडाइड स्थायी नहीं होगा और ये स्थायी नहीं होगा तो उस कंडीशन में उसको यदि हमको स्थायी बनाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माध्यम चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई अंग्रेजी माध्यम का बच्चा है, यदि उसको हिंदी मीडियम में यदि हम डाल दें तो उसको दुविधा होगी, उसको प्रॉब्लम होगी और वो पढ़ाई में आगे नहीं आ पाएगा या वो माध्यम की वजह से पिछड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए जब हम यहाँ पर चूँकि हम यहाँ पर हमने हैलोजन वाहक के रूप में आयरन लिया था और कम ताप में जब हम अभिक्रिया करा रहे थे तो ये अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय से उत्क्रमणीय हो गई। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर माध्यम चेंज करते हैं और माध्यम चेंज करके हम यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल या पर आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो बेंजीन आयोडीन के साथ क्रिया करेगा और ये बना लेगा बेंजील आयोडाइड और यहाँ पर मोनो आयोडो फॉर्म बन रहा है। इसे हम कह सकते हैं मोनो आयोडो बेंजीन। इसका नाम होगा मोनो आयोडो बेंजीन कहेंगे इसे। तो इस प्रकार से आप देखिए और जल का एक अणु मुक्त हो रहा है। तो ये जल का अणु कहाँ से मुक्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 2 बेंजीन के अणु हैं तो 2 बेंजीन है तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे इसमें से और यहाँ पर ऑक्सीकरण का O है, ये इसके साथ क्रिया कर लेगा और ये H2O बना लेगा और इस तरह से हमको बेंजील आयोडाइड की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक इसी तरह जब हम यहाँ पर यदि इस हैलोजनीकरण की बात करें तो हैलोजनीकरण का मतलब क्या होगा, जब किसी भी बेंजीन पर हैलोजन की क्रिया माध्यम की उपस्थिति में कराई जाती है तो उससे हमें बेंजील आयोडाइड का या बेंजील क्लोराइड या बेंजील ब्रोमाइड की प्राप्ति होती है। यदि क्लोरीन और ब्रोमीन की क्रिया कराएं तो उससे हमको 1,2 और 1,4 फॉर्म या रूप प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम आयोडीन से क्रिया कराएं तो इससे हमको सिर्फ मोनो आयोडो एरिल फॉर्म प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 2 फॉर्म प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन 2 फॉर्म में आप देखिए डाई फॉर्म प्राप्त हो रहा है, डाई रूप प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको मोनो रूप प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये हैलोजनीकरण क्रिया जिसमें हैलोजन जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर या अंधेरे में क्रिया होती है 2 फॉर्म में निर्मित हो रहा है। लेकिन अगर हम आयोडीन से क्रिया कराएं तो इससे हमको मोनो हैलोजन व्युत्पन्न की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह दूसरी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये हम योगात्मक अभिक्रिया तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो ये अभी हम अभिक्रिया आपको नाभिक प्रतिस्थापित अभिक्रिया बता रहे हैं। तो नाभिक प्रतिस्थापित अभिक्रिया में सबसे पहली अभिक्रिया क्या हुई, हैलोजनीकरण की। अब दूसरी अभिक्रिया है, इसको हम कहते हैं, इसका नाम है सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया, ये जो सैंडमेयर अभिक्रिया है, ये सैंडमेयर अभिक्रिया में सबसे पहले हमको बेंजील
डाई एजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा। तो बेंजीन डाई एजोनियम जो क्लोराइड होता है उसकी क्रिया जब हम पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, जब हम पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो उस कंडीशन में इससे हमको हैलोजन फॉर्म प्राप्त होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त किस प्रकार से किया जाता है ये हम बता सकते हैं। जैसे बेंजीन को, यदि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को प्राप्त करना है तो इसके लिए हम लेंगे C6H5NH2, इसे हम कहते हैं बेंजिल एमीन। इसकी क्रिया होगी और क्रिया से ये बन जाएगा, यहाँ पर हम ले लेंगे C6H5N2Cl। तो यहाँ पर जब हम इसको C6H5NH2 की क्रिया करा रहे हैं सोडियम नाइट्राइड से NaNO2 और HCl, इसकी उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, जब 0 डिग्री सेल्सियस में इसकी क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा C6H5N2Cl बनेगा। और इस प्रकार से ये जो C6H5N2Cl है इसकी क्रिया हम कराएंगे क्यूप्रिक क्लोराइड से। तो जब हम क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ इसकी क्रिया कराते हैं HCl की उपस्थिति में, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख दीजिए यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर ऑब्लिक HCl। इसकी उपस्थिति में क्रिया हो रही है और जब इसकी उपस्थिति में क्रिया होगी तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर शुद्ध अवस्था में C6H5Cl प्लस N2 की प्राप्ति होगी। तो ये जो सैंडमेयर अभिक्रिया है जिसमें पहले हमको बेंजिल डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना है और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बाद जब हम क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो इससे हमको बेंजिल क्लोराइड की प्राप्ति होती है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से नाभिक प्रतिस्थापित अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके आधार पर आपने देखा कि इससे हमको हैलोजन व्युत्पन्न की प्राप्ति हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम अगले पीरियड में बताएंगे। थैंक यू। इसे आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। तो जैसा कि हमने आपको बताया सैंडमेयर अभिक्रिया के बारे में कि जो एनिलीन है इसे हम एनिलीन भी बोल सकते हैं या बेंजिल एमीन भी बोल सकते हैं। तो इस आधार पर आप देखिए कि सबसे पहले जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया में सबसे पहले हमें सैंडमेयर अभिक्रिया के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसका आपको निर्माण करना है। क्लोराइड का निर्माण करना है। तो इसका निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम इसमें अभिक्रिया कराएंगे इसकी। तो इसको हम 2 स्टेप में भी बना सकते हैं इसे। तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे बेंजीन C6H5NH2। तो ये जो C6H5NH2 है जिसको हम एनिलीन बोलते हैं, ये एनिलीन सोडियम नाइट्राइट NaNO2 ऑब्लिक HCl इसके साथ क्रिया करेगा और इसके साथ क्रिया करके ये बना लेगा C6H5 और यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर C6H5N2Cl। यहाँ पर जो ये डाइएजोनियम, एजो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर N2 है, एजो का मतलब होता है N2। तो यहाँ पर इसे कहेंगे बेंजिल डाइएजोनियम क्लोराइड यह हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सैंडमेयर अभिक्रिया में हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाएंगे और ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए हम एनिलीन या बेंजिल एमीन, इसे हम बेंजिल एमीन भी बोल सकते हैं,
बेंजिल एमीन। जब इसकी क्रिया 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है तो उस कंडीशन में बनता है C6H5N2Cl। अब इसे हम इस प्रकार से यदि कंटिन्यू करें तो हम लिखें यहाँ पर C6H5N2Cl। अब यहाँ पर आप देखिए क्यूप्रिक क्लोराइड की क्रिया कराएंगे हम CuCl / HCl। जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो इससे ये C6H5Cl के साथ क्रिया कर लेगा और ये बनाएगा C6H5Cl प्लस नाइट्रोजन गैस को मुक्त करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए 2 स्टेप में अभी क्रिया हो रही है। इसे आप डायरेक्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं या इस रूप में कर सकते हैं। पहली स्टेप में आपने देखा कि एनिलीन पर जब सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया होगी तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। और जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रिक क्लोराइड से हम करेंगे तो इससे हमको फेनिल क्लोराइड की प्राप्ति होगी या इसे हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन या साधारण नाम में इसे कहेंगे हम बेंजिल क्लोराइड कहेंगे इस प्रकार से। तो ये हो गई सैंडमेयर अभिक्रिया। तो सैंडमेयर अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रिक क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो इससे हमको क्लोरोबेंजीन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट अभिक्रिया है PCl5 से। PCl5 से हमको क्रिया कराना है जो कि PCl5 है, इसे कहते हैं हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया जब हम बेंजीन से कराएंगे तो यहाँ पर आप देखिए इसकी क्रिया हम करा रहे हैं। यहाँ पर ये बेंजीन है, इसे हम बेंजीन कहते हैं और इस पर PCl5 की क्रिया होगी। तो यहाँ पर जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है इसकी अभिक्रिया हम कम ताप पर करते हैं। तो जैसे ही हम कम ताप पर इसकी अभिक्रिया करते हैं तो इससे हमको क्लोरोबेंजीन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ये बनेगा यहाँ Cl, क्योंकि ये नाभिक प्रतिस्थापित अभिक्रिया है तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये बन जाएगा प्लस POCl3 प्लस HCl इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ PCl3 इसकी क्रिया हो रही है तो यहाँ PCl3 ही बनेगा और ये PCl5 आप देखिए यहाँ PCl3 बनेगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा और HCl की यहाँ पर प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब हम बेंजीन पर PCl5 की क्रिया कम ताप पर करते हैं तो इससे जो हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो रहा है, ये क्लोरोबेंजीन हमको सिर्फ 10% प्राप्त होता है। सिर्फ 10% हमको प्राप्त हो रहा है बेंजील क्लोराइड। लेकिन अगर हमको ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करना है तो हमें PCl5 के स्थान पर दूसरे क्लोराइड की क्रिया करानी पड़ेगी और उसका नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया बता सकते हैं। नेक्स्ट है अब यहाँ पर आप देखिए बेंजीन की क्रिया होगी और ये POCl3 की उपस्थिति में जब कम ताप पर अभिक्रिया होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर पहले लिखा था फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहाँ पर हमने फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड हमने लिया है। और जब इसकी क्रिया होती है तो कम ताप पर क्रिया होने से ये बनाएगा बेंजील क्लोराइड और ये जो बेंजील क्लोराइड है उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये क्रिया होगी और क्रिया होने के बाद इससे HCl मुक्त हो जाएगा। तो ये जो HCl यहाँ पर मुक्त हो रहा है, ये HCl यहाँ पर 3 HCl के रूप में मौजूद होगा। तो ये यहाँ जो आपको प्राप्त हो रहा है C6H5, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ 3 बेंजीन के अणु आप लेंगे और जब 3 बेंजीन के अणु की क्रिया जब हम फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड से कराते हैं तो इससे हमको जो बेंजील क्लोराइड की प्राप्त हो रही है उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। डायरेक्ट इसे आप लिखेंगे
C6H5 थ्राइस PO4 PO4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइफेनिल फास्फेट। ट्राइफेनिल फास्फेट। यदि हमको कम मात्रा में क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हमें अधिक मात्रा में फेनिल के साथ फास्फेट ग्रुप जोड़कर बनाना है और इससे यदि हमको प्राप्त करना है तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया हमें कम ताप पर करनी पड़ेगी, जिससे हमको ट्राइफेनिल फास्फेट की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर जो ट्राइफेनिल फास्फेट है ये बेंजीन ना होकर के फिनॉल के रूप में लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो फिनॉल है ये इसका सजातीय सदस्य है बेंजीन का। तो यहाँ पर जो सजातीय सदस्य है इसे हम फिनॉल कहते हैं। तो ये जो फिनॉल है ये फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया कर रहा है कम ताप पर, तो इससे हमको ट्राइफेनिल फास्फेट की प्राप्ति हो रही है और 3 HCl यहाँ से मुक्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यहाँ पर जब हम BCl5 से क्रिया कर रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन की प्राप्ति हो रही है, लेकिन जब हम इसके सजातीय व्युत्पन्न जो कि अल्कोहल है उसके साथ यदि फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड की क्रिया कराएं तो इससे हमको एक नया उत्पाद प्राप्त होता है जो कि एक फास्फेट यौगिक है और हमें HCl यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये तीसरी अभिक्रिया है जो कि हैलोजन को जोड़कर बनाई जा रही है। नेक्स्ट है चौथी अभिक्रिया, इसको कहते हैं हम हुंसडीकर विधि। ये जो विधि है ये एक वैज्ञानिक के आधार पर है और जो वैज्ञानिक थे हुंसडीकर उन्होंने ये विधि दी थी, इस आधार पर इसे हम कहते हैं हुंसडीकर विधि। तो इसके लिए एस्टर का उपयोग किया जाता है। एस्टर लेते हैं और ये जो एस्टर होता है वो सिल्वर एस्टर होता है। सिल्वर का मतलब आपको पता है, सिल्वर मतलब चांदी का एस्टर होता है। और जब चांदी के एस्टर पर हम ब्रोमीन गैस की क्रिया कराते हैं, पर ब्रोमीन गैस या ब्रोमीन जल की क्रिया कराते हैं तो इसको हम रिएक्शन में इस प्रकार दे सकते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ लिखते हैं हम C6H5COOAg। अब यहाँ देखिए ये एस्टर, क्योंकि एस्टर के लिए हम क्या सूत्र लेते हैं, RCOOR लेते हैं और यहाँ पर हमने लिया है, यहाँ पर फेनिल ग्रुप लिया है और ये फेनिल है C6H5COOAg है और ये जो इसका नाम होगा सिल्वर बेंजोएट, इसको कहेंगे हम सिल्वर बेंजोएट। तो ये जब सिल्वर बेंजोएट है, सिल्वर बेंजोएट पर हम ब्रोमीन जल की क्रिया कराएंगे, मतलब Br2 की। तो जब हम ब्रोमीन जल की क्रिया कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, यहाँ पर हम क्रिया कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसकी क्रिया कराएंगे इसकी उपस्थिति में 70 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे ही हम 70 डिग्री सेल्सियस पर ब्रोमीन जल की क्रिया कराते हैं तो इससे हमको बेंजिल ब्रोमाइड की प्राप्ति होती है, मतलब C6H5Br प्लस यहाँ पर आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ। और यहाँ पर एक Br तो इसके साथ जुड़ चुका है और जो दूसरा Br है ये सिल्वर के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये बनेगा CO2 प्लस, यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं प्लस AgBr। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो अभिक्रिया हो रही है उसमें जो हुंसडीकर अभिक्रिया है, हुंसडीकर अभिक्रिया के लिए हमने देखा कि इसमें हमने एक एस्टर लिया और इस एस्टर में, जो कि एस्टर था सिल्वर का एस्टर, और इस सिल्वर के एस्टर में हमको ब्रोमीन जल की अभिक्रिया करानी है। तो जब हम ब्रोमीन जल की अभिक्रिया कराते हैं कार्बन
टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें इससे बेंजिल ब्रोमाइड की प्राप्ति होती है। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से, ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये हैलोजन समूह, हैलोजन यौगिक है और ये हैलोजन कौन सा है, नाभिक प्रतिस्थापित अभिक्रिया के द्वारा निर्मित हो रहा है। तो इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और सिल्वर ब्रोमाइड की प्राप्ति होगी। ठीक इसी तरह दूसरी अभिक्रिया है, नेक्स्ट 5वीं अभिक्रिया है रशिंग अभिक्रिया, रशिंग विधि। ये जो रशिंग विधि है यह भी नाम पर निर्भर करती है। इसके लिए आप देखिए बेंजीन लिया जाता है, बेंजीन, और जब बेंजीन की क्रिया, बेंजीन जो कि आपको मालूम है जो कि एरोमेटिक यौगिक है, इस पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया कराएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, एक अम्ल है, ये सांद्र में भी मिलता है, यहाँ पर तनु अम्ल के रूप में भी मिलता है। जब इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं तो ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया कराने पर इसके लिए भी उपस्थिति के रूप में क्यूप्रिक क्लोराइड लेते हैं, और क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है 230 डिग्री सेल्सियस पर, जब 230 डिग्री सेल्सियस पर इसके साथ अभिक्रिया होती है तो इससे हमको बेंजील क्लोराइड की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर आप देखिए C6H5Cl बनेगा, ये आपका बेंजील क्लोराइड है, और यहाँ पर आप देखिए ये प्लस 2H2O पानी निकलता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो रशिंग की विधि है, यहाँ पर हमने बेंजीन लिया है, बेंजीन के साथ हमने अम्ल लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके साथ हम ऑक्सीजन की क्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन गैस है, इसके साथ क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए 2H2 के रूप में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के अणु हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेंगे तो ये पानी का निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पर जो क्लोराइड बन रहा है इसे हम कहते हैं बेंजील क्लोराइड। इसके 2 अणु ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको ही बता सकते हैं, यहाँ पर आपने 2 बेंजीन लिया है तो 2 बेंजीन ले रहे हैं, तो यहाँ पर अणु कितने होंगे, 2 अणु ही होंगे बेंजील क्लोराइड के। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन के अणु निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन के अणु निकलेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन के अणु, तो कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का 1 अणु दिखाई दे रहा है, 1 मोल दिखाई दे रहा है, ये अभिक्रिया करेगा तो 2 बेंजील क्लोराइड और जल के 2 अणु हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो जो रशिंग विधि है ये भी वैज्ञानिक के आधार पर दी गई है, जिसमें हमको बेंजील क्लोराइड की प्राप्ति हो रही है। नेक्स्ट है, तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया यदि प्रतिस्थापित यौगिक में नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक के रूप में अगर अभिक्रिया हो रही है तो ये किस रूप में होगी। तो इसे अब यहाँ देखिए कि पहली अभिक्रिया तो योगात्मक अभिक्रिया थी, दूसरी अभिक्रिया प्रतिस्थापित अभिक्रिया थी, और प्रतिस्थापित अभिक्रिया में भी पहली अभिक्रिया हमने देखी नाभिक प्रतिस्थापित अभिक्रिया, और जब दूसरी अभिक्रिया देखें तो दूसरी अभिक्रिया है पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित अभिक्रिया। तो पार्श्व श्रृंखला किसे हम कहते हैं, जब किसी बेंजीन के साथ, यदि कोई भी बेंजीन है उसके साथ कोई भी एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, और ये जो एल्किल समूह है इसे हम मेथिल बेंजीन कहते हैं, और ये जो मेथिल बेंजीन है, जब मेथिल बेंजीन की क्रिया हम क्लोरीन गैस से कराते हैं तो क्लोरीन गैस से कराने के बाद ये जो मेथिल समूह है, यदि हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन को हम अलग अलग रूप में भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से ये इस रूप में लिखा जा सकता है। तो ये इस रूप में लिखा जा रहा है। तो जब हम बेंजीन, मेथिल बेंजीन की क्रिया, या इसे हम टॉल्विन क्रिया कहते हैं, तो जब इस पर क्लोरीन गैस की क्रिया होती है तो क्लोरीन गैस को आप ClCl भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक Cl इस
हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के द्वारा कौन प्रतिस्थापित किया जा रहा है, क्लोरो समूह प्रतिस्थापित किया जा रहा है, क्योंकि ये पार्श्व श्रृंखला है। यदि हम नाभिक की बात करें तो जो बेंजीन होता है, जैसे हम ये बेंजीन की संरचना आपको बता रहे हैं, तो ये सभी उसके नाभिक होंगे, ये आपको नाभिक दिखाई दे रहे हैं। यदि इस पर क्रिया होती है तो उसको हम कहते हैं नाभिक प्रतिस्थापित अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ CH है सभी जगह, यहाँ सभी जगह CH है इस प्रकार से, और यदि यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है तो ये नाभिक प्रतिस्थापित अभिक्रिया होगी। जब इसके साथ यदि Cl की क्रिया होती है, मतलब Cl2 की यदि क्रिया होती है, तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये Cl है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो यहाँ से एक Cl इसके साथ क्रिया कर लेगा, और क्रिया करने के बाद HCl बनाएगा, और यही Cl CCl के रूप में निर्मित हो जाएगा। और जब हम इसको लिखेंगे तो इसे हम इस प्रकार लिखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे CCl, और ये होगा CH, ये होगा CH, 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 CH। तो ये जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहेंगे नाभिक प्रतिस्थापित अभिक्रिया, क्योंकि नाभिक पर क्रिया हो रही है। लेकिन अगर हम पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित अभिक्रिया कह रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर पहले से ही कार्बन है, और कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो जब कार्बन के साथ, क्योंकि मेन नाभिक ये है, और इसके साथ यदि कोई पार्श्व श्रृंखला जुड़ रही है और उस पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन परमाणु है, उस हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, और यदि हम इस प्रकार की अभिक्रिया देखें, जैसा कि अभी तक हमने इस प्रकार की अभिक्रिया बताई थी, अब इस अभिक्रिया के द्वारा जब निर्मित होगा तो ये जो यौगिक होगा वो इस प्रकार का बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे CH, और ये Cl यहाँ पर आ जाएगा, और ये स्ट्रक्चर इस प्रकार की बनेगी, और इसे हम इस प्रकार लिखेंगे प्लस HCl। तो यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे तो हम मेथिल बेंजीन कहते हैं, और इसे हम कहेंगे मोनो बेंजिल क्लोराइड। मोनो बेंजिल क्लोराइड। यदि इसी अभिक्रिया में फिर से यदि हम क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं इस पर, तो यहाँ पर जो क्लोरीन गैस है, अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा हाइड्रोजन है इसके साथ क्रिया कर लेगा, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस प्रकार की बनेगी, CCl, इस प्रकार के स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये मोनोबेंजिल क्लोराइड था, अब यहाँ हो गया बेंजल डाइक्लोराइड, इसको कहेंगे हम बेंजल डाइक्लोराइड। डाइक्लोराइड, यहाँ पर मोनो था पहले वाले में, और दूसरे में यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये डाइक्लोराइड हो गया। और यदि फिर से यदि तीसरे कार्बन पर क्रिया होती है तो यहाँ पर अब 3 क्लोरीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको बता सकते हैं, तो यहाँ पर Cl और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, या पूरी जगह आप CH बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये होगा बेंजो ट्राइक्लोराइड होगा, यहाँ पर ये बेंजो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो बनाने की विधि है, यदि पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित अभिक्रिया है तो किस प्रकार की होगी, और यदि हम इसमें नाभिक प्रतिस्थापित अभिक्रिया देखते हैं तो उसमें किस प्रकार की यौगिक निर्मित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम आपको अगले पीरियड में बताएंगे। थैंक यू।